डिमेंशिया में रिसेंट मेमोरीज आती है, मगर लेट मेमोरीज जो है वो इंटेक्ट होती हैं। तो वो हर कोई अपने बचपन में पहुंच जाता है। अच्छा। हाँ, और हाँ, बचपन की बातें करता है हाँ, कि हाँ, बचपन में मैं अपने पापा के साथ यहाँ पे जाती थी। हाँ, मैं अच्छा। हम लोग मतलब दिल्ली में इस जगह रहते थे। हाँ, हमारे पड़ोस में ये रहता था, वो रहता था, पड़ोसियों की बातें, उस समय को टाइम एंजॉय करते। काफ़ी लोग हैं जो पार्टीशन के टाइम के हमारे पास, ओह। वो अपना पार्टीशन का टाइम याद करते हैं, अपने स्ट्रगल्स याद करते हैं। नमस्कार, हम फिर से मिल रहे हैं और इस बार हमारे पास नया टॉपिक है डिमेंशिया। मुझे जैसे नॉर्मल लोगों को पता है वैसे ही शायद मुझे भी पता है कि एक भूलने की बीमारी है, इसमें याद नहीं होता है, इसमें बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि अल्जाइमर और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में अगेन मैं इस चीज़ को रखना चाहती हूँ जिन्होंने डिमेंशिया के लोगों के लिए होम केयर और एक ट्रीटमेंट की फैसिलिटी यहाँ पे लोकेट कर रखी है। इनफैक्ट नोएडा में मैं अपने डिस्क्रिप्शंस में इनका सारा डिस्क्रिप्शन आपको मैं दे दूँगी। और इनके बारे में इससे ज़्यादा हम जानकारी ये लेना चाहेंगे कि ये डिमेंशिया होता क्या है, क्यों होता है, किसे होता है, किस एज ग्रुप में होता है, हमारी बेसिक जिम्मेदारी क्या है, हमारे माँ बाप के लिए क्या है, जिसके ऊपर ये घट रही है हमें कैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए, हमें किस चीज़ को नोटिस करना चाहिए कि नहीं। आज इन्हीं सारी बातों को बहुत अच्छे से विस्तार से डॉक्टर विपिन चौहान जी हमें बताएंगे। तो डॉक्टर विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अगेन आपसे यही बोलूँगी कि आपने टाइम दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज बस हम इसी टॉपिक पे, जैसा कि मैंने कहा है कि हम डिमेंशिया पे बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो सर आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन, आप अपने बारे में मुझे बताएं कि डॉक्टर विपिन चौहान जी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। सबसे पहले तो प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आपने मुझे ये मौका दिया जी। कि मैं इस डिमेंशिया टॉपिक पे आपको कुछ जानकारी दे पाऊँ, जी। आपको, आपके दर्शकों को। जी। हाँ, इससे कि कहीं ना कहीं हम लोग जल्दी से समझ पाएँ कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हाँ, वो किस तकलीफ में हैं। प्रॉपर उनका डायग्नोसिस, टाइमली डायग्नोसिस हो जाए, टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए, और उन्हें जिस तरीके की केयर मिलनी चाहिए, हाँ, स्पेशलाइज्ड केयर मिलनी चाहिए, वो उनको केयर मिले। मैं अपने बारे में बोलना चाहूँगा। मैं डॉक्टर विपिन चौहान, मैं जेरेटिक फिजिशियन हूँ। मीन्स कि ऐसे डॉक्टर जो ओल्ड एज डिजीज के बारे में जानते हैं और उनका इलाज करते हैं। ये टर्म है जेरेटिक जेनेटिक मेडिसिन, जेरेटिक मेडिसिन। ये नाम है, जो कि वृद्ध लोगों का इलाज के लिए जो ठीक डॉक्टर्स है। हैं उनके लिए यूज होती है। वृद्धावस्था के लिए जेनेटिक वर्ड यूज होता है। जो हमने बात करी लास्ट और जो भी हमने इन्फॉर्मेशन आपसे ली है, आपने पिछले 5 साल से एक तरीके से सेवा भाव से शुरू किया था। जी जी जी, जी। और आज आपके पास बहुत सारे डिमेंशिया के पेशेंट हैं जिनके आप टेक केयर और ट्रीटमेंट दोनों करते हैं। जी, जी। आप ये बताएंगे कि ये डिमेंशिया के जो पेशेंट है जनरली ऑन एन एवरेज ज़्यादातर किस एज ग्रुप में आ रहा है? देखिए, जैसे कि डिमेंशिया प्रॉब्लम है जो लेट स्टार्ट हो, जनरली 70 ईयर के बाद ही नोटिस होता है। और बहुत कॉमन है आजकल। इस तरीके का स्ट्रेसफुल लाइफ है। हाँ, जो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफी डाउन होता है। लिविंग स्टैंडर्ड कहूँ तो लाइफस्टाइल जो है बहुत ही गलत होता जा रहा है। हर कोई लोगों में स्ट्रेस का लेवल काफी ज्यादा है। लोगों में डायबिटिक्स ज्यादा है। मूवमेंट्स बहुत कम है। लोग अकेले अपने ही उलझनों में रहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन बहुत बड़ा रीजन है। हाँ, बिल्कुल। डिप्रेशन, जिन लोगों को अकेलापन है वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, और ये सब कहीं ना कहीं डिमेंशिया के लिए को ऐड करते हैं। आपने एक वर्ड यूज किया, शुगर।
शुगर के, हाँ ब्लड शुगर है, तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन शुगर का इस पे क्या है? ये वन ऑफ द कॉज है कि जो डायबिटिक्स हैं और कंट्रोल डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, ऐसी कोई भी कंडीशन जो जिसके कारण अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हो रहे हैं, उससे सप्लाई कम हो रही है ब्रेन की। ओके। ब्रेन की सप्लाई कम हो रही है, तो ये कारण है जनरली जो डिमेंशिया का मुख्य कारणों में से एक कारण है। और यंग जनरेशन में ये देखा गया है सर? डिमेंशिया एक बेसिकली एक सिम्टम्स मतलब ये डिमेंशिया जो है वो सिंड्रोम है। सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम, ठीक है ना। इसके अंदर एक कि भूलना, इंसान कुछ भी मतलब वो भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। यंग बच्चों में भी डिमेंशिया होता है। हाँ, विटामिन B6 की कमी से। हाँ, विटामिन B6 की कमी से। ओके। तो उसकी कमी से बच्चों के अंदर भी चाइल्डहुड डिमेंशिया देखा गया है। हेड इंजरी के केसेस के अंदर एक्सीडेंट हो गया, हाँ, उसके बाद अचानक भूल जाते हैं, वो भी डिमेंशिया है। मगर ये जो डिमेंशिया है ये लेट ऑनसेट डिमेंशिया है। ओके। हाँ, तो कहीं ना कहीं सेनाइल डिमेंशिया जो बोल सकते हैं इसको, उस समय ये मतलब ओके ओल्ड एज के साथ होता ठीक है। एंड सर जैसे ओल्ड एज, आप हर किसी का नेचर अलग है, जो भी आपके पास आ रहा है, आप कैसे कैसे चैलेंजेस वहाँ पे देखते हैं? क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान का नेचर अलग है। कोई बहुत शांत है, कोई बहुत अग्रेसिव है, तो किस किस टाइप के चैलेंजेस आपने अपने उसमें होम केयर पे देखा है ओल्ड एज? देखिए, जैसे मैं डिमेंशिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो डिमेंशिया में बोलना उसका एक सिम्टम है, एक लक्षण है, मगर कहीं ना कहीं उसका जो मेंटल उसका जो मेंटल कंडीशंस हैं वो बिगड़ गई हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिप्रेशन में होता है, मगर दूसरे भी सिम्टम्स हो सकते हैं। एग्रेशन होता है, एजिटेशन होता है। हाँ, और बेसिकली डिमेंशिया में क्या होता है कि कॉग्निशन डिसऑर्डर होता है, ये कॉग्निटिव डिसऑर्डर होता है। आपकी सोचने की, समझने की सारी शक्तियां चली जाती हैं। डेली रूटीन काम भी नहीं कर सकते, कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होते हो। हाँ, कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आता मैं मतलब कहाँ बैठूं, ना तो कुछ उनको याद है। हाँ, और वो डिसीजन मेकिंग उनकी नहीं है। ठीक है, तो अब वो खुद में अपने आप कहीं ना कहीं वो डिप्रेस हो जाते हैं कि ये क्या है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो जो फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकालने का एक ही तरीका है एजिटेशन, है ना। तो वो एजिटेट हो जाते हैं। तो हमारे साथ भी काफी ऐसा होता है कि वो जो पेशेंट है, इसको डिमेंशिया है, अगर बाई चांस अगर वो कोई काम कर रहा है या किसी रूम में एंटर करना चाहता है और आप उसको अगर फ्री एक्सेस नहीं देते हो, नहीं जाने दोगे, तो तुरंत वो वायलेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उसे प्यार से ट्रीट करोगे तो वो मैनेज हो जाता है। हाँ, और समझ जाता है। हाँ, और उसको सारी मतलब उस एडवर्सिटीज नहीं आती हैं। अच्छा। और अगर आपने उसको वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया तो वो आपको मतलब वाइल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा वाइल्ड हो जाएगा। अच्छा, जैसे सर मैं एक बहुत नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, हर घर पे ऑब्वियसली हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, 80-85 प्लस, 75 प्लस, हर किसी के घर में एक बुजुर्ग है। जनरली क्या होता है, अच्छा उन्हें याद नहीं है सो के उठ के कि करना क्या है, वो बैठे रह गए। वो जानबूझ के ये नहीं कर रहे हैं, वो शायद वो एक इंडिकेशन है कि उनके साथ कोई क्लिनिकली प्रॉब्लम हो रही है माइंड में। ठीक है, कि वो उन्हें याद नहीं है कि मैंने खाना, जैसे कई होते हैं देखा है, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, बाद में बोलते हैं अरे बाबा जी आधा घंटा पहले ही तो खाना खाया था आपने, ठीक है, तुमने ये नहीं किया, मुझे दवाई नहीं दी, तुम मुझे पानी नहीं दिया, अरे अभी तो दिया था। तो ये छोटे छोटे, तो ये हम इसको सिम्टम्स कहेंगे कि ये डेली रूटीन की चीज़ें भी भूल रहे हैं। इसका मतलब है कि उनमें कुछ क्लिनिकली प्रॉब्लम हो रही है। तो ये डिमेंशिया का बिल्कुल। पहले तो मैं यही कहूँगा कि हम लोग को बुजुर्गों को लेके बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। जो कि हम लोग
ग्रांटेड लेते हैं कि अरे बूढ़ा हो रहा हाँ, है, बुरा हो एज आ गया, गई है, एज आ गई हाँ, है, अब तो ये होना ही है। होना ही है। हाँ, तो ये नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव सोच है, इसको हमको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है कंट्रोल करना कि है। ऐसा नहीं है। आप उनको जितना नेग्लेक्ट करेंगे, जितना आपका लेट ट्रीटमेंट करेंगे, वो उनके लिए तो दुखदाई हो ही रहा है, आपके लिए भी दुखदाई है। हाँ, तो कुछ नहीं तो ये सबके फेवर में है कि आप चीजों को समझो, जहाँ जो है आप प्रोफेशनल हेल्प लो। विपिन जी, एक तो मैं थोड़ा सा पर्सनल जाऊंगी, क्योंकि जो मुझे पता है उसके हिसाब से आप पहले डॉक्टरी प्रैक्टिस में थे, आप अपने मेडिकल प्रैक्टिस में थे, उसके बाद आप सडनली इस चीज़ को स्टॉप करके आप डिमेंशिया और अल्जाइमर के उस पे प्रोफेशन पे या इस सेवा भाव पे आ गए हैं। इसका कुछ थोड़ा सा मुझे बताएंगे थोड़ा कि क्या मोटिवेशन था? ये जो फील्ड है एल्डर केयर की, ये डिमेंशिया एक प्रॉब्लम है, और भी एल्डर्स के लिए प्रॉब्लम होती है, हाँ, जो कि टाइमली ट्रीट होनी चाहिए। तो मेरे को वहाँ से मोटिवेशन मिला कि मेरे को इनके लिए, एल्डर्स केयर के लिए कुछ करना है। तो मैंने जैसे मैं 90 का पास आउट हूँ, दिल्ली से ही ग्रेजुएट हूँ, मेडिकल ग्रेजुएट। तो उसके बाद मैंने ये 2016 में मेरे फादर को काफ़ी हालत ख़राब थी इस तकलीफ के कारण। तो मेरे को मोटिवेशन मिला कि मुझे एल्डर केयर के लिए काम करना है। तो वहाँ से मैंने सर्च किया, मेरे को जेनेटिक मेडिसिन के अंदर डिप्लोमा कोर्स का पता लगा। इधर मैं जेनेटिक मेडिसिन का डिप्लोमा किया मैंने मुलाज़ात मेडिकल कॉलेज से। हाँ, और उसमें दोबारा से मेडिकल स्कूल गए हम, और वहाँ पे हमने प्रॉपर जिस तरीके से केस प्रेजेंटेशन एंड क्लासेस एंड वाइवाज ये सब होते हैं, सब देखा। उसी दौरान मेरे को मौका मिला ओल्ड एज होम में जाने का, बुजुर्गों से बात करने का, उनके घरों पे जाके बुजुर्गों से मिलने का। ओल्ड एज होम विजिट किए मैंने। मगर जब ओल्ड एज होम विजिट किए तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ओल्ड एज होम जो हैं, या तो वो गवर्नमेंट के हैं या फिर एनजीओस के हैं। तो एनजीओस के अच्छा है, वो अपना काम कर रहे हैं, अपने संसाधनों के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। मगर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमें इसको बेहतर करना होगा। मैंने काफ़ी यूट्यूब सर्च किए, नेशनल इंटरनेशनल देखा, बाहर गया, बाहर जाके देखा क्या चल रहा है, कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि बाहर तो इसको बहुत पॉजिटिव लेते हैं। मैंने देखा एल्डर डे केयर्स देखे वहाँ पे, बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था। हाँ, जो इवन इंडिया के अंदर ही मैंने ऐसे सेटअप्स देखे जो मैं सोच भी नहीं सकता था। मतलब हाईली प्रोफेशनल एंड वेरी गुड केयर। हाँ, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे एल्डर्स के लिए काम करना चाहिए, और ये एक बहुत अच्छी फील्ड है। ओके, तो जैसे मैं तो आपके ओल्ड एज होम में मैं कल विजिट भी करके आई हूँ, और मैंने देखा भी है कि नीट एंड क्लीन एंड पूरा व्यवस्थित, आपने इतने अच्छे असिस्टेंट्स रखे हुए हैं, और बहुत प्यार से लोग एक साथ बैठ के एक जिसकी जैसी ज़रूरत है उसके साथ एक असिस्टेंट है। तो काफ़ी अच्छा सेटअप मुझे लगा, एंड लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा जो वहाँ पे बुज़ुर्ग थे। तो अच्छा, एक चीज़ और विपिन जी, कि आपके पास जनरली कैसे लोग आते हैं? आई मीन अपने माता पिता को ट्रीट करवाने के लिए। ऐसा भी होता होगा कुछ लोग मजबूर हैं कि उनको भाई 2 लोग हैं, नौकरी भी करनी है, पैसे तो चाहिए हैं, अब उनके साथ तो 24 घंटा एक डिमेंशिया के व्यक्ति के साथ एक कोई ना कोई तो दिन भर चाहिए है, जो नेसेसिटी है। कुछ लोग ऐसे भी आते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी आते होंगे कि नहीं भाई कौन हेडेक ले, छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपने ज़्यादातर कैसे लोगों को फेस किया है? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इसको और एलोबरेट करूंगा। हाँ। और मैं चीज़ों को बताना चाहता हूँ। हाँ। कि पहली बात तो जो ओल्ड एज होम कॉन्सेप्ट है,
हाँ। एक बहुत नेगेटिविटी का हाँ, लगता है, कि ओल्ड बहुत एज, बुरा लगता है। हाँ, तो बुरा कोई ये लगता नहीं है। चाहता कि उनके पेरेंट्स जो हैं ओल्ड एज होम में रहें। हम्म, अगर वो मतलब एज की वजह से या कुछ एक बेशक उनको जो होता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ओल्ड एज होम जो हैं या टाइप ऑफ ओल्ड एज होम है, वो कहीं मजबूरी हो सकती है, कहीं पे वो गरीबों को शेल्टर हाउस शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए हो सकते हैं। मगर जैसे डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, जैसे पार्किंसन की प्रॉब्लम है ना, जैसे ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम्स हैं, या चेस्ट इन्फेक्शन, फ्रिक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन, सीओपीडीज वगैरह हैं, तो ये चीजें नॉर्मली घरों में बहुत नेगेटिव एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करते हैं, और बहुत मेहनत चाहिए उनको मैनेज करने के लिए। बहुत मेहनत चाहिए, बहुत सिंसियरिटी चाहिए। आजकल के जो घर हैं उनके अंदर मोस्टली बच्चे जो हैं वर्किंग हैं, हाँ, हस्बैंड भी वर्क कर रहा है, वाइफ वर्क कर रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी केयर के लिए कोई नहीं है, वो बीमार है। तो आप अगर उनको आप अगर मैनेज कर रहे हो, उनकी केयर आप खुद केयर गिवर बन के उनकी वो कर रहे हो, तो आप ना तो उनको प्रॉपर केयर दे पा रहे हो और खुद भी स्ट्रेस में जा रहे हो। ठीक है, आपका अपना भी लाइफ स्टाइल खराब हो रहा है, और आपका अपनी भी लाइफ खराब हो रही है, आपको भी बीमारियां लग रही हैं, और आप उनको भी बहुत अच्छा केयर नहीं दे पा रहे हो। ऐसे में अगर आपको कोई ऐसा सेटअप मिल जाए जो उनकी स्पेशलाइज केयर करे, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, और मैं तो कहूंगा कि आप उनके लिए और अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो कि उनको आप ओल्ड एज होम में, असिस्टेड लिविंग होम में वहाँ पे उनको रखे, जहाँ पे उनका प्रॉपर उनका हाइजीन मेंटेन हो, प्रॉपर उनका उन्हें ट्रीटमेंट मिले, हाँ, उनको जो ड्यू ट्रीटमेंट है वो उनको मिले, जो उनके सिम्टम्स है उन पे काम हो। तो ये तो जरूरी है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तो अच्छी बात है। ये शो करता है कि आप उनको बहुत प्यार करते हो, तो इट्स नॉट ए नेगेटिव थिंग। आपकी ड्यूटी बस ये है कि आपने अगर उनको वहाँ पे एडमिशन दिलाया है, तो आप टाइम टू टाइम उन्हें जाएं, मिलिए, टाइम दीजिए, फ्रीक्वेंट मिलिए। और अच्छा, कई लोग समाज में इस वजह से भी हैं कि लोग क्या बोलेंगे कि अपने माँ बाप को वहाँ छोड़ आए हैं। आप लोगों, समाज के लोगों, उन लोगों की वजह से जो आके कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल वो पॉइंट आउट करने का काम कर रहे हैं, इसकी वजह से आप अपने माँ बाप को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। कि लोगों को हम क्या जवाब देंगे कि अपने माँ बाप को घर से भगा दिया? अरे भगा नहीं दिया है, उसे आप ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं। तो इसको इस तरीके से भी सोचना आप बहुत ज़रूरत हो गई है आजकल समाज में कि हमें ट्रीट करना है। मॉडर्नाइजेशन है, ये तो एडवांसमेंट है, ये मेडिकल सुविधाएं हैं, मिल रही हैं। जी। अगर आप पहले देखें कि पहले संयुक्त परिवार होते थे, है ना, उनके अंदर बहुत सारे लोग होते थे, सब लोग मिलके केयर कर लेते थे। कुछ लोग घर पे भी रहते थे, फीमेल्स जनरली घर पे रहती थी, तो उस समय का ओल्ड एज होम में रखना वो गलत था। ठीक है, आप अपने सब कुछ होते हुए किसी को ओल्ड एज होम में रख रहे हो, वो गलत था। मगर आज जब आप उनकी प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहे हो, खुद भी स्ट्रेस हो, आपके काम भी छूट रहे हैं, आप पूरे फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, आप भी डिस्टर्ब हो रहे हो, क्यों ना उनको स्पेशलाइज सेंटर पे रखो, उन्हें ठीक करने के लिए ही रख रहे हैं। हाँ, अपना टेंशन हल, हमारा टेंशन भी हल हो रहा है, लेकिन उनकी भी इम्प्रूवमेंट हो रही है उसमें। उनका आप हेल्थ केयर कर, मतलब आप उनके केयर कर रहे हो। हाँ, तो ये तो अच्छी चीज है। लगता है कि इसको नेगेटिव समझना चाहिए। जी। और सर, जैसे क्या रूटीन होता है आपके यहाँ अगर डिमेंशिया के है? कैसा रूटीन आपने बना रखा है अपने यहाँ के पेशेंट्स के? जी। को अच्छा लगेगा आपको रूटीन बताने के लिए। मेरे वहाँ पे जो भी रेजिडेंट हैं, वो किसी जवान व्यक्ति से कम नहीं है। ओके। दिन सुबह 6 बजे शुरू हो जाते हैं। 6, 6:30 बजे वो लोग को उनको नहलाया जाता है, तैयार किया जाता है। हाँ, जिसके मेल्स के अंदर उनका प्रॉपर उनका शेविंग वगैरह की जाती है। हाँ, और उनको बिल्कुल तैयार किया जाता है, नए प्रेस जो है कपड़े वगैरह पहना के रेडी करते हैं।
साफ सफाई की जाती है। इसके डायपर्स लगे हुए, डायपर्स चेंज करने के बाद मतलब डायपर्स वगैरह पहनाए जाते हैं नहला धुलाने के बाद। और ये सबको फिर सवेरे हम बेड टी देते हैं। हाँ, और बेड टी के बाद सारे लोग लगभग 8:30 बजे के आसपास डाइनिंग टेबल पे आते हैं। हम लोगों का एक ये है कि बेशक वो बेड पे है, अगर बहुत ज्यादा सिक नहीं है तो हम उसको बेशक हमें उसको व्हील चेयर पे लाना पड़े तो हम व्हील चेयर पे बिठा के उसको डाइनिंग रूम में लेके आते हैं। डाइनिंग रूम में ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। हाँ, वहाँ पे वो लोग बैठते हैं, सुबह नाश्ता करते हुए डिस्कशंस करते हैं और उनको नाश्ता सर्व होता है। हाँ, ऐसे ही 11 बजे के आसपास उनको हम लोग फ्रूट्स वगैरह देते हैं, फ्रूट बॉल देते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। और लगभग 12 बजे ये लोग फिर रिसेंबल होते हैं और उस समय उनको हम हमारे पास आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर्स आते हैं, वो उनको कलरिंग करवाते हैं, उनको कटिंग पेस्टिंग कराते हैं, उनको कुछ हमारे पास एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर्स आते हैं, काउंसलर्स, साइकोलॉजिकल काउंसलर्स होते हैं, तो वो आके उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं या ग्रुप एक्टिविटीज करते हैं, उससे उनको वो एंगेज रखते हैं। लंच करते हैं और लंच के बाद अपने रूम में रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद फिर ये लोग 5 बजे की टी टाइम होता है, टी टाइम फिर असेंबली होती है, फिर लोग चाय वगैरह पीते हैं, सब गपशप मारते हैं और उसके बाद हम लोग मतलब एक लाइट एक्सरसाइजेस करते हैं। और लाइट एक्सरसाइजेस करने के बाद 10-15 मिनट की एक्सरसाइजेस होती है और उसके बाद हम लोग आपस से मिलके पुराने गाने गाते हैं, उनके जोक्स पुराने करते हैं, उनके घरों की बातें, उनके बच्चों की बातें, कैसे उन्हें ग्रो किया। एक बहुत अच्छी चीज है, डिमेंशिया में रिसेंट मेमोरीज आती है मगर लेट मेमोरीज जो है वो इंटेक्ट होती हैं। तो वो हर कोई अपने बचपन में पहुंच जाता है। अच्छा। हाँ, और बचपन की बातें करता है। हाँ, कि बचपन में मैं अपने पापा के साथ यहाँ पे जाती थी। हाँ, मैं लोग मतलब दिल्ली में इस जगह रहते थे। हाँ, हमारे पड़ोस में ये रहता था, वो रहता था, पड़ोसियों की बातें, उस समय को टाइम एंजॉय करते। काफी लोग हैं जो पार्टीशन के टाइम के हमारे पास, वो अपना पार्टीशन का टाइम याद करते हैं, अपने स्ट्रगल्स याद करते हैं। मेरे पास एक अंकल हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत हाई पोजीशन पे थे और वो बताते हैं कि उन्होंने पार्टीशन का समय देखा था कि कैसे वो पंजाब से पाकिस्तान, अभी जो पाकिस्तान है उसके पंजाब से कैसे वो माइग्रेट होके आए थे, दिल्ली आए, कितना स्ट्रगल किया था उन्होंने और उन्होंने कितने स्टडीज करी, कितने छोटे छोटे काम करे। हाँ, उन्होंने इवन अखबार बेचे। हाँ, और बहुत छोटे छोटे काम करके उन्होंने स्ट्रगल के साथ वो करा। तो उनको ये पुराने स्टोरी बताने में अच्छा लगता है। पुराने समय अपने पुराने दोस्तों को, एक आंटी हमारे पास, और वो याद करते हैं कि उनके फादर उनको कैसे स्कूल लेके जाते थे और उनके साथ वो क्या क्या गेम्स खेलते थे। हम लोग जैसे जो एक्टिविटीज करते हैं, हम लोग बहुत इंटेलिजेंट एक्टिविटीज नहीं करते हैं, बहुत वैसे नहीं, बिल्कुल बच्चों के गेम्स करते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें जो उन्होंने बचपन में करते हैं, उनका बचपन को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ओके। अच्छा सर, एक बात बताइए कि कितने टाइप्स हैं, अगर हम होम केयर या ओल्ड एज होम केयर की बात कर रहे हैं तो इसके कितने टाइप्स होते हैं? ओल्ड एज होम एक मतलब लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि ओल्ड एज होम के बारे में। वही नेगेटिव सोच है। उधर ओल्ड एज होम रखेंगे तो मतलब लोग क्या कहेंगे, तो वो गलत माना जाता था। मगर ओल्ड एज होम एक बहुत ब्रॉड टर्म है कि जहाँ पे ओल्ड पीपल को रख रहे हैं। मगर आजकल ऐसा नहीं है। ओल्ड एज में भी अलग अलग तरीके के ओल्ड पीपल के लिए अलग अलग फैसिलिटीज हैं। अब जो मेडिकली इसको जो ओल्ड एज है
ओल्ड एज को मेडिकली हम लोग डिवाइड कर दिया है हम लोगों ने, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स हर अलग 10 साल बाद 5 साल बाद चेंज हो जाती चेंज हैं। हो जाएंगे। तो हम ब्रॉडली उनको 3 कैटेगरीज के अंदर हमने रख दिया है, यंग ओल्ड, ओल्ड ओल्ड एंड ओल्डेस्ट ओल्ड। ओल्डेस्ट ओल्ड, ओके ओके। तो यंग ओल्ड जनरली 60 या 65 के बाद, यंग ओल्ड, यंग ओल्ड, ओके ओके। तो 60 साल से लगभग 74 तक हम कह सकते हैं। 74 जी। तो ये ऐसा पीरियड होता है जब हम लोग ऑफिशियल रिटायरमेंट हो गई हमारी, मगर हम हमारे अंदर एनर्जीज हैं, ठीक है, उस समय हम जीना चाहते हैं, हम वो सब काम करना चाहते हैं जो हम अपने लाइफ टाइम में नहीं कर पाए। हमारे सारे जो इससे पहले का समय होता है जिम्मेवारियों में निकलता है, हमको टाइमली जॉब करना है, जॉब के रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमें बच्चों को ग्रो अप करना है, हमें उनके मैरिजेस करनी है, 60 के तक ये अधिकतर काम पूरे हो जाते हैं। तो दिस इज द रिटायरमेंट टाइम। तो आइडियली भी और सबको वो समय को एंजॉय करना चाहिए। ओके। तो इसके लिए रिटायरमेंट होम इज ए गुड टर्म, एंड देयर आर सो मेनी रिटायरमेंट होम। और अब तो इंडिया के अंदर दिल्ली एनसीआर में भी बहुत अच्छे अच्छे सीनियर लिविंग्स होते जा रहे हैं। हाँ, और मगर मैं एक बात कहूंगा कि सीनियर लिविंग्स तो वो हो रहे हैं, मगर सीनियर लिविंग्स में उन्होंने सारी सुविधाएं दे दी हैं। हाँ, बहुत मतलब बढ़िया बढ़िया लग्जरीज हैं, लग्जरीज अपार्टमेंट्स दे दिए हैं। हाँ, स्विमिंग पूल्स हैं, लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, गेम्स हैं, मंदिर है, सब कुछ है, आपके वॉक करने के एरियाज हैं। मगर कहीं ना कहीं वो मेडिकली साउंड नहीं है, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज उनमें इतना नहीं है, वो मुझे नहीं पता क्यों। मगर अगर वो अपने साथ में वो डिस्पेंसरी तक तो सीमित है, मगर जब आप 10 टावर बना रहे हो सीनियर लिविंग के लिए, तो आप एक हॉस्पिटल क्यों नहीं साथ में, एक टावर को हॉस्पिटल क्यों नहीं घोषित कर सकते, एक हॉस्पिटल क्यों नहीं क्रिएट कर सकते, हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कर सकते हैं। तो आप सेकंड ये जो रिटायरमेंट होम है, वो अगर आपने शहर के अंदर बनाया जहाँ जगह की कमी है, यहाँ पे जगह है ही नहीं, हाँ, क्राउडेड एरियाज हैं, तो आप शहर में क्यों बना रहे हो? आप इसको कुछ रिमोट एरियाज में जहाँ पे खुलापन हो, पहाड़ों पे बनाइए, ग्रीनरी हो, ग्रीनरी हो, पहाड़ हो, सब। सेकंड कैटेगरी आती है कि जिसके अंदर जो एज ग्रुप है वो जनरली 75 टू 85 ईयर्स तक के लोग होते हैं। हाँ, तो उनको होता है ओल्ड। हाँ, तो वो जो ओल्ड लोग हैं वो जनरली डिपेंडेंट लोग हो जाते हैं। उनके अंदर मसल्स वीकनेस हो जाती है, डिटेरियोरेट करने, कंडीशन डिटेरियोरेट हो जाते हैं, डिजीजेस आ जाती हैं, ठीक है, और मेंटल इलनेस बढ़ जाती हैं, तो वो अपने काम खुद नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में उनका जो हेल्प कर सकते हैं तो असिस्टेड लिविंग होम करते हैं। हाँ, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट होम। आप कर रहे हैं असिस्टेड लिविंग जी, हम नोएडा पे कर रहे हैं, तो वो असिस्टेड लिविंग होम है जी। तो उसमें जनरली वही लोग हैं जो अपने आप जिनके काम नहीं हो पा रहे हैं, हाँ, वो उनको मैनेज करने में जो उनके बच्चे हैं उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, तो उनके लिए ये असिस्टेड लिविंग होती है। असिस्टेड लिविंग के अंदर हम उनका पूरा ख्याल करते हैं, उनका नहलाने धुलाने से लेकर उनकी जो उनकी डाइटरी नीड्स हैं, उनकी जो इमोशनल नीड्स हैं, हाँ, उनका जो मेंटली अगर उनको प्रॉब्लम है, उनको है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो हम प्रोफेशनल हेल्प लेके उनको सही करते हैं। सर, मैं इस बात पे एक बात कहना चाहूँगी, आप उनकी केयर करने के लिए आप एक पार्टनर बन चुके हैं। यस। लेकिन जो पहली जिम्मेदारी है, जैसा कि आपने मुझे पहले भी कहा है, पहली जिम्मेदारी तो बच्चों की ही है। बिल्कुल। आपने एक लाइन और भी कही थी कि आप ये मत कहें कि आप अपने माँ बाप को मेरे पास छोड़ के जा रहे हैं। इस बात को आप थोड़ा सा एलोब्रेट करें कि आप जो मुझे कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। मैं जो भी मेरे पास लोग आते हैं
कि अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं, वो कहते हैं कि जी अब आपके जिम्मेवार, मतलब हम कर रहे हैं, आप हम उनको यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ। तो बेसिकली हम आपको आपके पास इसको छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वर्ड जो है छोड़ के जा रहे हैं, ये यूज़ ना कीजिए। ठीक है, मैं आपके लिए एक आपको मदद कर रहा हूँ, मैं मदद कर रहा हूँ उनकी केयर के लिए, मगर आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले रहा हूँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर है, आपको आना है, मैं उनका नहलाने धुलाने का, खाने पीने का, मेडिकल नीड्स का ख्याल करूँगा, मगर ये सब आपकी प्रेजेंस के बिना पॉसिबल नहीं है। इमोशनल बिल्डअप तो बच्चे ही देंगे, परिवार देगा। बुजुर्ग लोग चाहते हैं कि मेरे अपने लोग मेरे पास हों। सही है, आप व्यस्त हैं दूसरे शहर में, अगर आप कहीं भी रहें, आप अगर नहीं आ सकते तो आप वीडियो कॉल्स पे हमारे साथ कनेक्ट कीजिए, अपने पेरेंट्स को के साथ कनेक्ट कीजिए। आप जरूर हफ्ते 10 दिन में उनसे हेलो है कीजिए, उनको बात कीजिए। जैसे अगर आपका बच्चा हॉस्टल में है, आप बच्चे से हर 15 दिन में मिलने जाते हो, फोन करते हो ना, फोन अब डेली फोन करते हो, डेली फोन करते हो, हफ्ते में एक बार तो आप मिलने, आप बात कर सकते हो और डेली भी बात कर सकते हो। और जो ये जो तरीका है, हाँ, ये जितना हेल्प कर सकता है उनका, हाँ, कोई मेडिसिन आप ये हेल्प नहीं कर सकता। और विपिन सर, शायद हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि बचपन दोबारा आ जाता है बुढ़ापे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? देखिए जैसे बचपन जब बच्चा पैदा होता है, उसका माइंड बिल्कुल क्लियर होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है, एक एक चीजें करके उनको ये सिखाई जाती हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। ऐसे ही जब ओल्ड एज आती है तो लास्ट 5-6 ईयर्स जो उनके होते हैं वो इसी तरीके होते हैं। जब इंसान बिल्कुल मतलब उसके डेथ होने वाली है, उसका माइंड भी बिल्कुल क्लियर होता है ना, कुछ नहीं होता उसके दिमाग में, मगर ये चीजें धीरे धीरे फेड आउट होती चली जाती हैं। हाँ, तो वो जो पीरियड है, ये वापस जाने का जो पीरियड है, उसको आप अच्छा बनाइए, उसको आप पेन फ्री बनाइए, हाँ, उसको उसमें आपकी जरूरत है। अच्छा, आपकी इमोशनल सपोर्ट। मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया था, वैसे एक लास्ट रह गया था, एल्डेस्ट ओल्ड, एक ओल्ड हो गया था, एक मैं आ रहा हूँ एक अलग तरीके का वो है, एल्डेस्ट ओल्ड, जो जनरली 85 के ऊपर लोग होते हैं। मैं सबके लिए बात नहीं कर, मैं ब्रॉडली आपको ये बता रहा हूँ, ये इस ग्रुप जैसे लोग करते हैं, लोग 90-95 साल पे भी स्वस्थ रहते हैं, सारे काम करते हैं, मगर अधिकतर लोगों में जो देखा है वो इस एज ग्रुप के साथ होता है। तो एक अलग टाइप का हमारा एक सेटअप होता है, ओल्ड एज होम में कई सेटअप है, उसे मैक्स जनरली ओल्ड एज 85 प्लस ही होते हैं, मगर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसको हम बोलते हैं हाउस वाइस केयर। ओके, हाँ, तो इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो है वो टर्मिनली इल होता है, पेशेंट को कैंसर हो गया, या पेशेंट को इतना ज़्यादा उसका बुढ़ापा आ गया, इतना ज़्यादा वीकनेस हो गई उसको, हाँ, वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, बिस्तर पे रहता है, पता लगता है कि उसको खाने पीने में परेशानी हो गई है, उसको एंड स्टेज कैंसर्स हो गए हैं, हाँ, और मतलब किडनी फेल हो गई है उसकी, हाँ, डायबिटिक बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब डायबिटिक फुट हो गए, या डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हो गए, तो उस केस के अंदर उनको राइल्स ट्यूब्स वगैरह, मतलब ट्यूब फीडिंग दी जा रही है, कैथेटर्स लगे हुए हैं, हाँ, बिल्कुल वो हिल नहीं पा रहे हैं, बिस्तर पे लेटे लेटे उनके बेड सोर बन रहे हैं। तो इनको सबको प्रिवेंट करने के लिए ये हॉस्पिस केयर होता है। हमारा मकसद हॉस्पिस केयर में यही होता है कि उनको हम जितना हो सके उतना पेन फ्री रखें, हाँ, उनको उतना हाइजीनिक क्लीन रखें, हाँ, और मोटिवेटेड रखें। उसका में हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं होता कि डिसीज वो सही हो ही जाएगी या डिसीज सही करनी है। ट्रीटमेंट बहुत कम है, केयर का रोल है, ट्रीटमेंट का रोल बिल्कुल नहीं है उस समय। क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैंने भी अपने लाइफ में लिया है, और ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ये बहुत पेनफुल रहा, और उनका पेन देख के हम भी उतने ही पेन में थे, और शायद डॉक्टर की निगरानी में जितने अच्छे से केयर या वो सारी चीज़ें हो सकती थी, हम केवल फॉलो अप कर सकते हैं। बट हाँ, शायद
पता नहीं मैंने कितना अच्छा किया कितना गलत किया, शायद वो उस टाइम इतने रिसोर्सेस नहीं थे, आज से 10-15 साल पहले की बात कहूँ। लेकिन हाँ, आपसे ये कनेक्ट कर पा रही हूँ मैं कि काफ़ी मुश्किल होता है इन चीज़ों को समझना, और उन्हें देख के जो तकलीफ़ होती है, हमारा पेन शायद अलग था और जो हमसे सेवा करवा रहे हैं वो अलग पेन में थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो अलग पेन में थे कि ये ऐसा कर रही है या वो, तो हम दोनों ही एक दूसरे को देख के बहुत पेन में रहते थे। जैसे आप बता रहे हैं, हाँ, है ना? हाँ। तो कोई भी सफरिंग है तो सफरिंग सिर्फ पेशेंट की नहीं है, सफरिंग उसको जो उसके साथ में है, जो उसकी केयर कर रहा है, जो फैमिली उसकी केयर कर रही है, वो भी इक्वली सफर्ड है। ठीक है। और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ, एज एन मतलब मैं अगर प्रोफेशन में हूँ, हाँ, तो हम लोग की ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी जो केयर करने वाले हैं, केयरर हैं, उनका भी पूरा ख्याल किया जाए। हाँ, हाँ, हमें जो पेशेंट है, जो ओल्ड व्यक्ति है, हाँ, वो तो परेशानी झेल रहा है, वो झेल रहा है, उसको जो उसके केयरर को परेशानी हो रही है, हमें उनका भी कहीं ना कहीं ख्याल करना पड़ेगा। हाँ, मतलब मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तरह तरह की डिप्रेशन आ जाता है, ऐसा हो गया तो क्या। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, में सारे सिम्टम्स जो हैं, हाँ, ये केयर गिवर स्ट्रेस सिंड्रोम आ जाता है, आप खुद डिप्रेशन में चले जाते हो। होते हैं कि केयर गिवर स्ट्रेस सिंड्रोम, मतलब काफी पेनफुल रहता है, दोनों तरफ बहुत पेनफुल होता है। तो मैं इसमें आपको ये केयर गिवर स्ट्रेस को कैसे रिलीव किया जाए, इसका भी ये है कि पहली बात तो मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ उसको ही पेशेंट ना मानो। हाँ, जो व्यक्ति बुजुर्ग है, हाँ, या उसकी तो केयर करनी ही है। हाँ, आपकी भी केयर करनी है जो केयर कर रहा है। केयर गिवर को आप नेग्लेक्ट मत कीजिए। हाँ, वो भी वैसे बीमार पड़ जाएगा जैसा कि ये ऑलरेडी एक घर में है, उससे उबरने में काफी समय लग जाता है। बिल्कुल, देखिए वो भी इमोशनली भी डाउन होता है, फिजिकली डाउन होता है, हाँ, उसका बिल्कुल रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, स्ट्रेस हो जाएगा, तो पता लगे उसी को ये बीमारियां हो गई, डायबिटीज हो गई, उसको हाइपरटेंशन हो गई, उसको हार्ट डिजीज हो गई, हाँ, तो आप उसका कीजिए। और ये बहुत कॉमन सी चीज है, हर किसी की फैमिली में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, आज नहीं तो कल आपको ये करना ही पड़ता है। हम सबसे पहले करियर जो है हमारी फैमिली से ही होता है, ठीक है, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं कीजिए। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अब कि इसको केयर जो गिवर है उसको भी अपने लिए समय निकालना है, उससे भी इससे बाहर आना है। तो ये छोटी छोटी चीजों को नेग्लेक्ट करिए, पूरे परिवार की जिम्मेवारी है कि जो भी केयरर है, जो भी उनकी केयर कर रहा है, तो उसको भी आप फ्री करें। अच्छा सर, एक आध कोई स्टोरी आप बताना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, या कोई ऐसे होंगे जो बहुत वाइल्ड या वॉयलेंस नेचर में हो, सडनली अग्रेसिव हो जाते हो, उन्हें कैसे आप हैंडल करते हैं, और ऐसे कोई मतलब कुछ डिफरेंटली जिसे आपने हैंडल किया हो। और जी, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे भी कोई हमारे बुजुर्ग जो हमारे सेटअप में आता है, हाँ, तो हम अपना जो हमारा एडमिशन फॉर्म है उस पे कॉलम है कि व्हाट आर द हॉबीज, उनकी हॉबीज क्या हैं, तो हम उनको स्पेसिफाइड करते हैं कि इनको गेम्स खेलना पसंद है, ये कैरम बहुत अच्छा खेलते हैं, ये कार्ड्स बहुत अच्छा खेलते हैं, इनको म्यूजिक का बहुत शौक है, इनको, तो ऐसे हमें पता लगा कि एक अंकल को ये यूट्यूब्स वगैरह देखने का काफी शौक है, कुछ को न्यूज देखने का शौक होता है, तो हम उस सारा इंतजाम करते हैं। तो ये सब हमें उस समय और ज्यादा काम आता है जब ये एग्रेशन में होते हैं। डिमेंशिया है और इसके अंदर मैंने जैसे बताया था, ये कंफ्यूजिंग स्टेट है, कंफ्यूजन्स होते हैं, समझ नहीं आता क्या हो रहा है, वो कोई क्या बोल रहा है हम उसको एनालाइज नहीं कर पाते, हम क्या बोल रहे हैं सामने वाला नहीं पता लगता, क्योंकि इसके अंदर वर्बल जो है कम्युनिकेशन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। हमसे वो जो पेशेंट्स हैं वो उनको वर्ड्स नहीं मिलते हैं, सेंटेंस नहीं मिलते हैं, वो सही से बना पाते हैं, अपने रिश्तेदारों के नाम भूल जाते हैं, अपने बच्चों के नाम भूल जाते हैं।
तो ऐसी कंडीशन तो वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ, उनको अगर आप किसी तरीके से आप कहीं उनको जाने से रोकते हो या आप उनका जो वो करना चाहते हैं उसमें कोई रुकावट उनको पैदा होती है, तो वो वायलेंट हो जाते हैं, एग्रेशन आ जाता है उनके अंदर। तो उसको मैनेज करने के लिए ये बिल्कुल प्रोफेशनल लोगों की जरूरत होती है। हम अपने स्टाफ को सबसे पहले ये बोलते हैं कि आपने रिएक्ट नहीं करना। अगर वो गुस्सा हो रहे हैं तो आपको जोर से नहीं बोलना है, ठीक है, आपको उनसे प्यार से ही बोलना है। अगर वो आपको पकड़ लेते हैं, आपको मारते हैं, तो आपने उनको डांटना नहीं है। हाँ, आपने उन पे वार्निंग, पापे वार करते हैं तो आपको उनको कोई भी मिसबिहेव नहीं करना है, अब्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो उनको मैनेज करते हैं। उस जब वो थोड़ा शांत हो जाते हैं तो फिर हम उनको दूसरे मोड में ले जाते हैं। फिर उनको उनके पसंद के गेम्स करा दिए, उनको उनसे बातें करनी शुरू करी पुरानी पुरानी। यहाँ तक कि एक पेशेंट हमारे पास थे, उनको जैसे मैंने बताया कि वो फिल्म स्टार्स के बहुत शमी कपूर के, राज कपूर के बहुत बड़े फैन थे। तो उनको वीडियोस दिखाता हूँ, उनके गाने दिखाता हूँ, गाने दिखा के उनको डांस करते हुए दिखाता हूँ। हाँ, खुद एक्शंस करते हैं तो हम खुद एक्शंस करके दिखाते हैं, तो पता लगता है कि जो अंकल हैं वो भी एक्शंस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये भी वन ऑफ द ट्रीटमेंट देते हैं हम लोगों को। गाना बहुत बड़ा, म्यूजिक बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल, म्यूजिक जो है एक बहुत बड़ी थेरेपी है, तो हम उसको भी यूज करते हैं। अच्छा सर, जैसे आप तो कर ही रहे हैं, आप तो अपना पता नहीं हर 2000% आप लगा रहे हैं अपना। अगर जैसे हम चाहें, हम आपके संस्था में आके, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके उनसे मिल, आपके अकॉर्डिंग जो आप हमें सजेस्ट करेंगे कि नहीं आप उनके साथ टाइम बिताइए या इस तरीके से ट्रीट करिए या कुछ सिखाइए या उनके साथ कोई गेम खेलिए, तो ये पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल जी। हम चाहते हैं, मैं बेसिकली मैं वो सब करना चाहता हूँ जो बुजुर्गों को पसंद है। और बुजुर्ग जो सबसे ज्यादा मिस करते हैं वो बातें करना मिस करते हैं। अकेलापन होता है, उनको अकेलापन ना हो। तो कोई भी बुजुर्ग ऐसा नहीं होता कि आप बात करें और वो आपसे वो इरिटेट हो। उनकी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि उनके पास समय है। हाँ, तो आप उनसे बात करेंगे, हमें अच्छा लगेगा। आप उनके साथ एक्टिविटीज करेंगे, हमें अच्छा लगेगा। आप उनको खुश करने के काम करेंगे। हाँ, आप उनके साथ मिलके गाने गाएं, आप उनके साथ मिलके खेलें। हाँ, मेरे यहाँ तो रोजाना तंबोला होता है। हाँ, तंबोला खेलते हैं सब मिलके। हाँ, उनका असिस्ट करने के लिए हमारे जो केयर गिवर्स हैं वो उनको असिस्ट करते हैं। हर कोई उस एज में, ये नहीं कि वो बहुत परफेक्ट खेल रहा है, मगर हमने उनको ये शो करना है कि यू आर परफेक्ट। तो हम ये भी उसके अंदर जो हमारे केयर गिवर्स हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। उनको किसी तरीके से नहीं करते कि आप किसी से कम है। ओके। एंड प्रॉब्लम्स में अगर कहूँ तो लीगली आपने कोई प्रॉब्लम फेस करी है सर? इसमें कुछ लीगल या कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी आपके पास आया है? यस, देखिए लीगल प्रॉब्लम्स भी होती है हमारे पास। मुझे परेशानी होती है क्योंकि सेटअप है, ये सेटअप में भी खर्चे आते हैं। अब लोग कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो छोड़ गए और उनके पेमेंट्स की प्रॉब्लम होती है, पेमेंट्स नहीं आती हैं। हाँ, और इतना मेरे में ये है कि मैं बहुत हार्ड एक्शंस नहीं लेता हूँ। ये सोच कर चलता हूँ कि ठीक है, ऊपर वाले ने यही लिखा था कि ये कुछ दिन मेरे साथ रहे, तो मेरे से जो बनता है मैं उनके लिए करता हूँ। फिर भी मैं यही चाहूंगा कि जो अपने पेरेंट्स को लेकर के आते हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझे। हाँ, टाइमली पेमेंट्स वगैरह करें। मेरे पास ऐसा हुआ कि छोड़ गए और छोड़ने के बाद 2 महीने 3 महीने सही से पेमेंट करी, उसके बाद वो है ही नहीं, दिख ही रहे कहाँ पे। फोन कॉल्स करते रहते हैं, फोन कॉल्स नहीं उठाते, बातें नहीं करते, अपने छोड़ के चले जाते हैं, दोबारा खबर नहीं लेते हैं। उनको ढूंढना पड़ता है, उनके रिश्तेदारों को ढूंढना पड़ता है, तो ये बहुत पेनफुल होता है। तो अगर ऐसा कुछ हो कि भाई हम उस पर कुछ हमें लीगल हेल्प मिल पाए, डेफिनेटली हमारे व्यूवर्स हैं जो ये बहुत सारी चीजें सुन रहे हैं और कुछ इनके डेफिनेटली मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, अपने सेटअप के बारे में बोल रहा हूँ। बुजुर्ग भी सफ़र करते हैं,
बेसिकली ये बिल्कुल एंड ऑफ द लाइफ का पार्ट होता है। तो इसके अंदर बच्चे होते हैं, वो आपस में उलझते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी को अपने नाम करने के चल रहा होता है कि किस तरीके से करें। और कुछ लोग बच्चे करना चाहते हैं, एक बच्चा करना चाहता है पेरेंट्स के लिए, दूसरा का वो इंटेंशन नहीं है। हाँ हाँ। तो ये लीगल मैटर्स हो जाते हैं इनके अंदर। तो उनका प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स होते हैं, या उनका प्रॉपरली बेसिकली उन बुजुर्गों ने पूरी जिंदगी और मेहनत करी, अगर वो उनका पैसा ही उनके काम नहीं आएगा तो कौन सा पैसा पैसा जो आप बुजुर्गों के लिए कर रहे हो ना, कर रहे हैं, एक आप संस्कार दे के जा रहे हो अपने बच्चों को, ये एजुकेट करके जा रहे हो। जी जी। ठीक है, ये आप अपने लिए ही अपना दिन ऐसे भविष्य बना रहे हो। भविष्य में अगर आप अपने पेरेंट्स के केयर कर रहे हो तो आपके बच्चे को देखेंगे, आपके बच्चे भी वही कि सीखेंगे। अपने डैडी के लिए क्या करते हैं, कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं बच्चों के अंदर जाएंगे। और समय आने पे बच्चे खड़े होंगे आपके साथ, आपके बुढ़ापे में। और अगर आप उनको बुजुर्गों को नेग्लेक्ट करते हो तो सेम आपके साथ ही यही होना है। ये एक आप संस्कार दे रहे हो, एक आप उन बच्चों को जैसे आप दूसरी एजुकेशन दे रहे हो, ये भी एजुकेशन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है कि एल्जाइमर या डिमेंशिया जो हम कह रहे हैं, ये होना है नहीं होना है, ठीक है, किसी एज में होना है। आपने कहा कि 65 की एज में अगर होता है तो ये बीमारी हो सकती है, लेकिन ये 95 की ईयर्स में हो रहा है, तो ये बाय नेचुरल एक हमारी ब्रेन की कंडीशन ऐसी है जिसमें आदमी भूलना शुरू कर देता है। इसका प्रिकॉशंस क्या है सर, कि हम इसे कैसे क्योर? पहले तो ट्रीटमेंट की बात करूं इसकी, तो आपको पता है कि ये जो डिमेंशिया या अल्जाइमर्स है, इसका ट्रीटमेंट तो पॉसिबल नहीं है, मगर हम एक अच्छी केयर से उनको, उनका जो लाइफ स्टाइल है उसको अच्छा कर सकते हैं। उनको हम हाइजीनिकली सही से रख सकते हैं, उनको हम खुश रख सकते हैं, ठीक है, पेन फ्री रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसके जो कॉजेज हैं उन पे काम करना जरूरी है। फर्स्ट जो है, जैसे आप प्रिवेंशन की बात कर रहे हो, पहले चीज तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस। ठीक है, लाइफ क्योंकि लाइफ स्टाइल आपके खराब हैं, हाँ, उसी के कारण ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आप वॉक कीजिए बाहर जाके। आप जो आप जंक फूड्स हैं वो आपको नहीं खाने हैं, है ना। आपको जैसे दूसरी चीजों के लिए परहेज करना है, इस चीज के लिए भी आपको परहेज करने चाहिए। मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि उनको आइसोलेशन का सामना करना पड़े, डिप्रेशन का सामना करना पड़े, अकेलापन नहीं होना चाहिए। और अगर वो कहीं पे भी डिप्रेशन है तो उनका टाइमली ट्रीटमेंट करवाएं। और अगर इसको आइसोलेशन है तो वो तो होना ही नहीं चाहिए। जहां तक हो सके आप अपने कम से कम जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे आप रिटायरमेंट पे पहुंच रहे हैं, आप अपना फ्रेंड सर्कल, अपना सोशलाइजेशन बढ़ाइए। अगर आपके कोई पुराने दोस्त थे जिनको आप काफी समय से नहीं मिल पाए हैं, इवन बचपन के दोस्त, आप उनको ढूंढिए कहाँ पर है, आप उनसे बात कीजिए, हो सके तो उनसे मिलिए। आप बाहर जाइए, घूमने के लिए जाइए। और कुछ नहीं तो आप अगर सोसाइटीज में रहते हैं तो अपने क्लब हाउस चाहिए। क्लब हाउस में भी आपको खेलना है, बहुत अच्छी बात है। आप बैडमिंटन खेलिए, आप कैरम खेलिए, हाँ, आप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होइए। और आपको लगता है कि ये सब मुझसे नहीं होता, तो सिंपली आप किसी के साथ बातें कीजिए, फजूल की बातें कीजिए, मगर आप चुप ना रहिए। चुप रहना, स्ट्रेस में रहना, ये सारे से कारण है। तो आपको कहीं ना कहीं इन सबसे बचना चाहिए। सर एक चीज़ और जो मुझे लगता है कि आप देख रहे होंगे, आपने बहुत एक फाइनेंशियस की बात करें अगर हम आज ज़रूरत है, वो आते हैं और जनरली मजबूरी है कि ठीक है, सपोज़ अगर मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ और मेरे हेल्पिंग
नहीं है मेरे साथ, हेल्प के लिए नहीं है, मुझे जॉब करनी है, बच्चे छोटे हैं, और अगर मेरी माँ को मैं अकेले नहीं छोड़ पा रही हूँ और वो ऐसे किसी मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, तो मैं ऐसे ही किसी होम सेंटर केयर, ओल्ड एज केयर सेंटर को देखूंगी, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ को एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले और वो ठीक हो के मेरे पास आएँ, और मेरी ड्यूटी है कि मैं उनसे टाइम से जाऊँ, मेरे बच्चे भी मिले, मैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताऊँ। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, कुछ लोग ऐसे हैं कि पैसे देने में नहीं जी, सस्ता कोई वैसा मिल जाए, पैसे जहाँ पे मैनेज हो जाए, बस वो 2 टाइम खाना खा लें और सोने के लिए बिस्तर मिल जाए, 1-2 एक्सरसाइज करा लें, बहुत है, पैसे कम होने चाहिए। अच्छा, मैं बात ये रखना चाह रही हूँ कि मेरी माँ ने भी मुझे कपड़े पहनाने के लिए, डिज़ाइनर कपड़े या मेरे मनपसंद कपड़े पहनाने के लिए अपनी एक साड़ी सेक्रीफाइस करी होगी, ठीक है? तो आज मैं उनकी केयर के लिए मैं क्यों सेक्रीफाइस करूं 5-6 हज़ार का? तो ये फेजेस आपने अपने बहुत देखे होंगे कि इस तरीके से कि पैसे को लेके जो बच्चे सोचते हैं। अपने बच्चों को आप 4 खिलौने एक्स्ट्रा दिला सकते हो, लेकिन अपने माँ बाप को जिनको आपने क्लिनिकली ट्रीट करने के लिए एडमिट कराया है, उनके लिए आप 4-5 हज़ार डिस्काउंट के लिए आप किसी भी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो? बिल्कुल। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं कि नहीं, चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? इतने जी, इनका हम ये चाहते हैं कि जो फीस है इतनी होनी चाहिए कि जो इनकी पेंशन आ रही है उसके अंदर से पूरा हो जाए। ये जो है इसके अंदर में ऐड ना करें। अगर ये है कि अगर उनकी 25,000 पेंशन आ रही है तो ये 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि 20,000 तक में हो जाए और 5,000 इनकी इमरजेंसी के लिए हम सेविंग करना शुरू कर दें। तो ये कॉन्सेप्ट, ये बात सुन के बहुत बुरा लगता है, दुख भी लगता कि वो माँ बाप जिसने आपके को पढ़ाई कराने के लिए, अच्छा एजुकेशन देने के लिए आपको गांव से निकाल के शहर में लेके आए, शहर से निकाल के आपको विदेशों में पढ़ाई करने के लिए भेजा, अच्छे पोजीशन से पहुंचाया, आप उनकी पेंशन पे उनका गुजारा करना चाहते हो? आप क्यों नहीं उनकी पेंशन के अंदर ऐड करना चाहते? सीधी सी बात है, आप खर्च करना नहीं चाहते, आप बिल्कुल बचाना चाहते हो, बिल्कुल बच जाएगा। आप उनको सरकारी उसमें सेटअप में डाल दीजिए। उनका आप चाहते हैं कि उनको सिर्फ खाना मिलता रहे, जितना वो खाएं ना खाएं, तो ये तो नेग्लेक्ट है ना, नेग्लेक्ट है। तो आप अपने पेरेंट्स को नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हो जब उन्होंने नहीं किया? बिल्कुल। तो आपका मतलब बहुत शर्म की बात है जो लोग ऐसे बात करते हैं कि ये नहीं, उनको आप ठीक है, आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है और आप नहीं करना चाहते, आपकी मजबूरियां हैं, आप सीधा अपना वो करो। आपके घर के खर्चे नहीं चल रहे, आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हो, आप उनको सरकारी में डाल दो, अपने पेरेंट्स को। मगर अगर आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए सोचते हो, आप सोचते हो कि उसको कोचिंग करवानी है, कोचिंग करवाने के लिए आप लाखों रुपया खर्च कर रहे हो, है ना, स्कूलों के लिए मोटी मोटी फीस दे रहे हो, तो आप अपने पेरेंट्स के लिए पैसा क्यों बचाना चाहते हो? अरे जितने भी साल हैं उसको आप उनके लिए कंफर्टेबल बनाइए, उन्हें खुशियां दीजिए। वो वही समय है जो जिसमें वो मैं कहूँगा कि वो अच्छे से जी सकते हैं। पूरी लाइफ में इतने अच्छे से नहीं जी सकते जितना वो उस समय को एंजॉय कर सकते हैं। तो वो उनका हक है, वो उनको मिलना ही चाहिए। सर, जैसे कि मैं अपनी फैमिली की ब्रेड बटर अर्नर हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स की उतनी अच्छी केयर कर सकूँ, लेकिन मैं उन्हें टाइम नहीं दे पा रही ड्यू टू माई वर्क या बहुत सारी चीज़ें। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूं? और अगर इसमें थोड़ा सा एक ऐड कर दो कि अगर उन्हें डेमेंशिया की भी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे या बेस्ट क्या है इसमें? देखिए, आजकल एक ये कॉन्सेप्ट है एडल्ट डे केयर का, या मैं कहूँ तो एल्डर डे केयर का। ओके। हाँ, तो कुछ सेटअप्स हैं जहाँ पे बुजुर्गों को उसी तरीके से छोड़ा जाता है कि जैसे बच्चों के लिए डे केयर उनको छोड़ते हैं। हाँ। तो आप अपने सवेरे अपना शाम को सुबह उनके साथ नाश्ता कीजिए, तो अगर हो सके तो तैयार कीजिए, अदरवाइज आप ड्यूटी पे जैसे ऐसे अपने बच्चों को छोड़ते हो वैसे उन्हें डे केयर में छोड़ के जाइए। डे केयर में क्या होता है, उनका
पूरे दिन में उनकी केयर की जाती है, हाँ हाँ, जैसे बच्चों की जाती है। जहाँ जो पढ़ते हैं उनको निलाया धुलाया भी जाता है, उनको सैलून सर्विसेज, जैसे बच्चों की हम सैलून क्या, सर्विसेज हाँ दी हाँ, जाती है ओके उनको। ओके, हाँ, उनको किसी न किसी एक्टिविटीज में एंगेज किया जाता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाता है, न्यूट्रिशनल डाइट्स दी जाती हैं। हाँ, उनको माइंड स्टिमुलेटिंग गेम्स कराई जाती हैं, जिससे कि वो बिजी भी रहते हैं, बिजी भी रहते हैं। और अगर उनको आराम करना है तो आराम करने की व्यवस्था भी होती है ना। उनका वहाँ पे रिक्लाइनर्स होते हैं, वहाँ पे बेड्स होते हैं, तो रेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, हाँ, मेडिकल कंडीशंस हैं, डॉक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं, वीकली उनका मेडिकल चेकअप्स हो जाते हैं। कोई इमरजेंसीज होती हैं, नए सिम्टम डेवलप होते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप उनको सवेरे छोड़ दीजिए डे केयर के अंदर, और शाम को शाम जब में आते पिक कर हैं लीजिए। उनको ले आइए। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास इतना भी समय नहीं है, तो उनके पास ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी होती है। ओके, तो बसेस भेजते हैं या अपना वैन भेजते हैं वो, हाँ, जो अटेंडेंट के साथ जी। तो अटेंडेंट उनको पिक करके ले जाता है, और रात को जो है आपके घर पे पहुंचा आई मीन ये बेस्ट सॉल्यूशन है, जो अगर मुझे solution है। बेस्ट सॉल्यूशन है। मुझे उन लोगों के लिए और ज्यादा सोल्यूशन है जो अपने पेरेंट्स से अलग नहीं रहना चाहते अलग नहीं रखना चाहते हैं, और जो सोशल टैबू भी नहीं है। हाँ, सोशल टैबू भी तो नहीं, आप उनको लेके जाइए। हाँ, सपोज आप उनको डिमेंशिया है, हाँ, और आप उनके महीनों से लगे हुए डिमेंशिया, ऐसा नहीं है कि 2 दिन में ठीक हो जाएगा या 10 दिन में ठीक हो जाएगा, उसका तो टाइम है ही नहीं, वो तो लाइफ लॉन्ग है। तो आप लाइफ लॉन्ग तो उनके साथ कैरियर उनके काम नहीं करते, और जब आप उनके साथ लंबे समय तक काम करोगे, उनके केयर बन के काम करोगे, तो कहीं ना कहीं आप भी टूट जाओगे, आप भी उनकी इतनी केयर नहीं कर पाओगे, प्रोफेशनल केयर नहीं कर पाओगे। हाँ, आप खुद पेशेंट बन जाओगे, आप खुद बीमार हो जाओगे। तो इनके लिए एक अच्छा सोल्यूशन है कि हम उनको एल्डर डे केयर के अंदर, एल्डर डे केयर के उसमें आप अपना सारा उनके जो भी डिस्क्रिप्शंस हैं वो नोट कर लिए जाते होंगे, किसको क्या प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, हाई बीपी है, और सारी चीजें, मेडिकल चेकअप, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, उनका हाइजीन मेंटेन करते हैं, उनका साइकोलॉजिकल स्टिमुलेटेड रखते हैं, उन काउंसलिंग्स वगैरह करते हैं। हाँ, इवन हम अपने बच्चों को भेज ही रहे हैं डे केयर, तो वाई नॉट कि घर पे अकेले अगर हमारे मम्मी या पापा अकेले हैं तो उससे अच्छा है कि वो एंजॉय करेंगे। एक उनका मतलब सेम एज ग्रुप है, बातें करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, दोस्त बनाएंगे। उनके जो बीमारियां उनको आगे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। जी जी जी, वो जितना कनेक्ट कर पाएंगे उतना अच्छा होगा। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। आई मीन ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता था, अभी तक तो बच्चों को पता था, बट एल्डर डे केयर नहीं पता था। ये तो डे केयर का है, और मैं जल्दी ये अपने यहाँ शुरू करने वाला हूँ। ये सर ये करिए, आई थिंक ये बेस्ट सॉल्यूशन है, जो अपने माँ बाप से दूर भी नहीं होना चाहते और उनको उसी तरीके से मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। काम कर रहे हैं और जल्दी ये इसको स्टार्ट कर पाएंगे। जी जी, इसके लिए ऑल द बेस्ट है सर आपको। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। विपिन जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें हमें बताई हैं सोसाइटी में, और उससे ज़्यादा है कि एक मॉरल ड्यूटीज़ का एहसास होना। हमारे सबके माँ बाप हैं, लेकिन शायद हम कभी कभी भूल जाते हैं अपने बच्चों के सामने। हमें बच्चे ही प्यारे लगते हैं और माँ बाप को लगता है अरे माँ बाप तो बड़े हो गए हैं, लेकिन नहीं है, इक्वली हैं। आई मीन कि जब हम माँ बाप के बारे में सोचते हैं तो सबकी आंखों में आंसू होते हैं, भावनाएं बहुत हैं, लेकिन हमारे एफर्ट्स हमारे बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि एफर्ट्स हमें दोनों तरफ देना है। और वो उस चीज़ का एहसास आज आपने हमारे व्यूवर्स को, इनफैक्ट मुझे भी बहुत दिया है आपने। तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं आपके संस्था में आके अपना कुछ योगदान दूँ, आपसे जुड़ी रहूँ हमेशा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, एंड आगे भी आपसे मिलते रहेंगे और नई नई बातें आपसे हम जानते रहेंगे। और मैं व्यूवर्स को भी यही कहना चाहूँगी कि जितने इम्पोर्टेंट हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनकी एक्टिविटी है, उनको बड़ा होता हुआ देखना है या उन्हें एक काबिल बनाते हुए देखना है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे माँ बाप हैं, या हमारी माँ है, या हमारे पिताजी हैं जो अकेले रह गए हैं, या दोनों ही हैं और उन्हें किसी भी क्लिनिकली
या मेडिकली वो किसी प्रॉब्लम से को फेस कर रहे हैं, तो उसे हमें ध्यान देना है। छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो हमें देखना है। वो अकेले तो नहीं बैठे हैं, वो अकेले सोच तो नहीं रहे हैं, वो कहीं ये तो नहीं बोल रहे हैं कि अरे ये तुमने कब किया था, मुझे तो याद ही नहीं है, तुमने मुझे खाना नहीं दिया था, मैं ब्रश करना भूल गया हूँ, तुमने मुझे नहलाया नहीं, अच्छा मैं इसे नहीं ये सिम्टम्स हैं। आप इसे ये मत बोलिए कि अरे मेरे पापा की एज हो गई, अरे ये मेरे मम्मी की एज हो गई है, सठिया गई हैं, जो हमारे नॉर्मल बोलचाल की भाषा है कि बुढ़ापे में सठिया जाना, वो नहीं है, वो एक सिम्टम्स है। आप उसे ट्रीट कराइए। बुढ़ापा खुश होने का टाइम है, उसे आनंदमय बनाने का टाइम है, इसे ही आगे बढ़ाना है। और आप सबका धन्यवाद। आप इसको समझिए, मुझे और राय दीजिए। और डॉक्टर साहब की संस्था का लिंक वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको उन्हें कनेक्ट करना है, हमें कनेक्ट करना है, हमें राय देना है, उन्हें राय देना है, उनसे कुछ पूछना है, तो आप प्लीज़ यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू द मेल, फ़ोन नंबर, एवरीथिंग। और आप सबका धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम किसी नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।